नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। दुनिया एक बार फिर से बारूद की गोले पर है। आसमान में उड़ते लड़ाकू जहाज, जमीन पर सन्नाटा और सत्ता के गलियारों में साजिशों की सरसराहट। एक धमाका और उसके साथ इतिहास का एक और खून से लिखा गया चैप्टर। ईरान के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक, सत्ता के सबसे करीबी रणनीति के मास्टर अली लारिजानी अब जिंदा नहीं है। जी हां, इजराइल ने दावा किया है कि उन्हें मार दिया गया, उसने हमला किया। इल्जाम ये कि सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं, ये एक मैसेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला सिर्फ इजराइल ने किया है या इसके पीछे वो ताकतें हैं जो सामने नहीं आती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है। क्या ये मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत है? क्या ईरान अब बदला लेगा या दबाव में झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया में अब नेता भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? जब चाहो तब किसी भी देश के नेता को मार दिया जाएगा। आज की यह बहस सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, ये ताकत, साजिश और डर और आने वाले युद्ध की दस्तक की दास्तां है। क्योंकि जब एक बड़ा नेता गिरता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, पूरी दुनिया का संतुलन हिल जाता है। आज हम पूछेंगे वो सवाल जिनसे दुनिया बच रही है। आज हम खोलेंगे वो राज जो छुपाए जा रहे हैं। और सबसे अहम, क्या लारिजानी की मौत एक शुरुआत है या अंत? ऐसे ही कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने किया हमला? क्या लारिजानी की मौत से ईरान अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा? ईरान अब बदला लेगा या करेगा सरेंडर? मुस्लिम देशों ने क्यों नहीं दिया ईरान के साथ? क्या दुनिया के नेता ऐसे ही मारे जाएंगे? क्या इजराइल इतना बड़ा कदम अकेले उठा सकता है या फिर यह हमला किसी और के स्क्रिप्ट का हिस्सा है? इतिहास गवाह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा धमाका होता है तो उसकी गूंज वाशिंगटन तक जरूर पहुंचती है। अमेरिका और इजराइल दोस्ती नहीं, रणनीतिक साझेदारी है। जहां इजराइल फ्रंट पर होता है और अमेरिका बैकग्राउंड में। लारिजानी जैसे बड़े नेता को निशाना बनाना कोई छोटी बात नहीं है और इसके लिए चाहिए इंटेलिजेंस, सटीक जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय जोखिम उठाने की हिम्मत। तो सवाल उठता है कि क्या यह हमला अमेरिका की मंजूरी से हुआ है? क्या यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं, एक मैसेज है जो हमारे खिलाफ जाएगा वो बचेगा नहीं। ये साफ संदेश है कि जो भी हमारे खिलाफ जाएगा वो बचेगा नहीं। अमेरिका के इशारे पर हमला। क्या इजराइल सिर्फ मोहरा बना? पर्दे के पीछे कौन चला रहा खेल? मिडिल ईस्ट में नई साजिश शुरू। क्या ये प्लान पहले से था तय? अगर हम पिछले घटनाक्रम को देखें तो इजराइल अक्सर ऐसे ऑपरेशन करता रहा है, लेकिन हर बार एक चीज कॉमन रही, अमेरिका का अप्रत्यक्ष समर्थन। अमेरिका खुले तौर पर जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसियां, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी रणनीति कई बार इन ऑपरेशनों के पीछे मानी जाती है। विशेषज्ञ का मानना है कि लारिजानी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो ईरान की रणनीतिक सोच का अहम हिस्सा थे। उनका हटना ईरान की पॉलिसी पर सीधा असर डाल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका चाहता क्या है? कि ईरान कमजोर हो? क्या ये हमला उसी दिशा में एक कदम है? अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। एक नेता की मौत क्या पूरे देश को कमजोर कर सकती है? लारिजानी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे ईरान की राजनीतिक और रणनीतिक मशीनरी का अहम पहिया थे। उनके जाने से क्या ईरान की ताकत घटेगी या देश और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान को अस्थिर करने की साजिश है, क्योंकि अब नेतृत्व कमजोर होता है तो बाहरी ताकतों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। तो क्या अब ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ेगा या ईरान इस हमले को अपनी ताकत में बदल देगा? क्या ईरान की रीढ़ टूट गई? लारिजानी की बात कौन संभालेगा सकता? क्या अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा अब? ईरान कमजोर या और खतरनाक? सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल गया। इतिहास बताता है कि जब भी किसी देश के बड़े नेता को हटाया जाता है तो दो चीजें होती है, या तो देश टूटता है या मजबूत बनता है। ईरान के मामले में तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ लारिजानी का जाना एक बड़ा झटका है, दूसरी तरफ ईरान के सिस्टम बहुत गहरी और मजबूत है। अमेरिका का असर पहले से ही ईरान पर है।
सैंक्शंस, दबाव, कूटनीति, लेकिन कब्जा शायद अभी बहुत बड़ा है। हालांकि अगर ऐसा हमले जारी रहे तो ईरान की स्थिति जरूर कमजोर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस हमले का बदला लेगा या फिर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच चुप्पी साध लेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ईरान कभी भी सीधी चुनौती को नजरअंदाज नहीं करता है। उसने हर बार किसी न किसी रूप में जवाब दिया है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का बढ़ता दबाव, और अब इस तरह का सीधा हमला जिसने उसकी रणनीतिक ताकत को झटका दिया है। ऐसे में ईरान के सामने रास्ते बेहद मुश्किल है। अगर वो सीधा सैन्य जवाब देता है तो यह टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अगर वह चुप रहता है तो उसकी छवि और ताकत दोनों पर सवाल खड़े होंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, बल्कि वह सही समय का इंतजार करेगा और शायद किसी अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब देने की रणनीति बनाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह हमला यूं ही नहीं भुलाया जाएगा और आने वाले दिनों में दुनिया को इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बदला या चुप्पी, क्या चुनेगा ईरान? क्या शुरू होगा सीधा युद्ध? अब ईरान करेगा पलटवार या रणनीतिक बदला? दुनिया को डराने वाली चाल क्या होगी? क्या करीब आया तीसरा विश्व युद्ध? ईरान के सामने इस वक्त कई रास्ते खुले हैं, लेकिन हर रास्ता जोखिम से भरा हुआ है। अगर वो सीधे हमला करता है तो हालात तुरंत बड़े युद्ध में बदल सकते हैं, जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। वही दूसरा विकल्प है प्रॉक्सी वार का, जहां ईरान अपने सहयोगी संगठन के जरिए जवाब दे सकता है ताकि सीधे टकराव से बचते हुए दबाव बनाया जा सके। तीसरा रास्ता कूटनीति का है, जहां वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस हमले को मुद्दा बनाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन स्पेशलिस्ट ये भी मानते हैं कि ईरान जल्दीबाजी में कोई बड़ा सैन्य कदम नहीं उठाएगा, बल्कि वो धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करेगा और अपनी रणनीति को मजबूत करेगा। हालांकि एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि इस हमले को वह नजरअंदाज नहीं करेगा और न किसी रूप में इसका जवाब जरूर देगा, जिससे आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। जब किसी मुस्लिम देश पर हमला होता है तो आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि बाकी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ईरान इस वक्त अकेला क्यों दिख रहा है? क्या मुस्लिम देशों के बीच वह एकता नहीं बची अब, जिसकी बात अक्सर की जाती है? या फिर सच्चाई यह है कि हर देश अब अपने अपने हितों को पहले रख रहा है? मिडिल ईस्ट की राजनीति अब सिर्फ मजहब के आधार पर नहीं बल्कि रणनीति, सुरक्षा और आर्थिक फायदे के आधार पर तय हो रही है। कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के करीब है, कुछ इजराइल के साथ रिश्ते सुधार चुके हैं और कुछ ईरान की नीतियों से सहमत नहीं है। और ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ये खामोशी एक मजबूरी है या फिर एक सोची समझी दूरी है? और क्या यही वजह है कि आज ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है? मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश? क्या सब अपने अपने हित देख रहे हैं? ईरान अकेला क्यों पड़ गया? क्या एकता सिर्फ नाम की रह गई? कौन देगा ईरान का साथ? मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, जहां फैसले सिर्फ भावनाओं या धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। आज हर देश अपनी सुरक्षा, अपने व्यापार, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका के बेहद करीब है, उसकी नीतियों के खिलाफ खुलकर नहीं जाना चाहते। वह कई देशों ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सुधार लिए हैं और वे किसी टकराव में पड़ने से बचना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान के विचारधारा और उसकी क्षेत्रीय नीतियां भी कई मुस्लिम देशों से अलग है, जिस वजह से उनके बीच भरोसे की कमी दिखाई देती है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में खुलकर कोई बड़ी समर्थन सामने नहीं आ रही है और ईरान को अपेक्षित साथ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसकी स्थिति और चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। अगर एक बड़े और ताकतवर नेता को इस तरह से निशाना बनाकर खत्म किया जा सकता है तो यह सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर अब कौन सुरक्षित है? क्या सत्ता में बैठे लोग भी अब खतरे से बाहर नहीं रहे? और क्या यह खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है जहां राजनीतिक मतभेदों का जवाब बातचीत या कूटनीति से नहीं बल्कि सीधे मौत से दिया जा रहा है? जो पसंद नहीं है उनको मार दो, जो दुश्मन नहीं है उनको मार दो। क्योंकि अगर ऐसा है तो आने वाले समय और भी डरावना हो सकता है।
जहां हर फैसला बंदूक और हमलों के साए में लिया जाएगा। क्या नेता भी अब सुरक्षित नहीं? क्या टारगेट किलिंग नया ट्रेंड? अब अगला निशाना कौन होगा? क्या दुनिया से खत्म हुआ कानून? क्या अब डर के साए में जिएंगे नेता? टारगेट किलिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के समय में जिस तरह से ये खुलकर और लगातार सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ऐसे हमले सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों को चुनौती देते हैं। जब ताकतवर देश या एजेंसियां अपने विरोधियों को इस तरह निशाना बनाती है, तो ये खतरनाक संदेश बन जाता है कि कानून से ज्यादा ताकत मायने रखती है, और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जहां हर विवाद का अंत हिंसा से होगा और वैश्विक सुरक्षा पहले से कई ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये बहस हमें उस डरावनी सच्चाई के सामने खड़ा करती है जहां ताकत ही कानून बन चुकी है और जंग ही हर सवाल का जवाब बनती जा रही है। अली लारिजानी एक ऐसा नाम जो कभी सत्ता के गलियारों में गूंजता था, आज खामोश है, लेकिन अगर वो आज बोल पाते तो शायद यही कहते कि मैं अकेला रह गया, कोई साथ नहीं आया, न दोस्त, न साथी, न दुनिया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप ताकतवर होते हैं तब तक दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही आप गिरते हैं सब दूर हो जाते हैं। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना है कि वह बदला लेगा या फिर इतिहास के पन्नों में एक और दबा हुआ अध्याय बन के रह जाएगा। लेकिन दुनिया को यह समझना होगा कि अगर आज एक लारिजानी गिरा है तो कल कोई और भी निशाना बन सकता है, और तब ये सवाल सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये खड़ा होगा कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां नेताओं की जिंदगी भी सुरक्षित नहीं रही, या फिर ये सब एक बड़े युद्ध की तैयारी है। क्योंकि आज का सच जितना डराता है, आने वाला कल उससे कई ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर सियासत का फैसला बंदूक और हमलों से होने लगे, मिसाइलों से होने लगे, ड्रोन से होने लगे, तोपों से होने लगे, तो फिर इस दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।